हाफिज साहब बड़ी मुश्किल से हैं, हाफिज कुरान में इनसे भी आज चीफ अच्छा ये सवाल इनसे पूछ लीजिएगा दोनों नुक्तों पे तायात नहली पे भी। मोहतरम फाइज और ईसा साहब को गुमशुदगी में गया तो उन्होंने इमरान रियाज का जिक्र किया, तो उन्होंने दो और हमारे साफी भाइयों का किया, अरशद शरीफ का नहीं किया। क्या चीफ जस्टिस साहब जो अब जुल्म माजी में जो हुआ उनको सजाएं दे, करार वाकया दे, लेकिन जो अब जुल्म ज्यादती हो रही है उसको रोकना फंडामेंटल राइट में नहीं आता? क्या इंसान हम सब कीड़े मकोड़े हैं 25 करोड़? हाफिज साहब आपसे रहनुमाई चाहिए। अच्छा मैं भट्टी साहब, पहले काजी साहब ने जो दो चीज़ें कही मैं उस पर ऊपर आके फिर काजी साहब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन करे और अपना एक रेशो जो है उसका फैसला कर दे तो उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से ना उसे रिडेंडेंट किया जा सकता है, ना नलिफाई किया जा सकता है, ना उसे ओवरराइड किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। लेकिन उसके साथ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ही जजमेंट को, अपने ही रेशो को रिविजिट कर ले और उसके मुतालिक एक और उससे लार्जर बेंच जो है अपना व्यू पॉइंट ले ले, तो फिर वो जो लेटेस्ट व्यू पॉइंट जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले वो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो बन जाता है। और अब इसके अंदर ये है कि जो 232 के अंदर अमेंडमेंट आई है वो इशू नहीं है। अगर समीउल्लाह बलोच वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट ना आती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 मेंबर्स बेंच नहीं बनाना था और 232 को उन्होंने स्कॉट फ्री जाने देना था। अब वो जजमेंट आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर 7 रुकनी बेंच समझता है कि डिक्लेरेशन जो है जितनी देर तक रहे और उसका मतलब परमानेंट है तो हमें वो बात मान लेनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच ये कहता है कि चूंकि 62 के अंदर म्याद का जिक्र नहीं है और 63 के अंदर हर जगह 5 साल का जिक्र है तो 5 साल से ज़्यादा म्याद नहीं होनी चाहिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर कट नहीं है तो फिर हमें उसको बात को मान के इस बात को जो है वो इसी लेवल पे रहना चाहिए और फिर फर्दर इस कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही फैसला किया था 62(1)(f) का 5 मेंबर्स ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं हाफिज साहब रहनुमाई चाहूंगा। अब दूसरी चीज जो है वो भट्टी साहब ने की है वो ये है। जी 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 जी, जी। बात मुकम्मल करें फिर मैं पंचोता साहब की तरफ जाता हूँ। जी जी जी। अच्छा अब भट्टी भट्टी साहब जो आपने कहा है जो फोर्स्ड अपीयरेंसेस का है ये सारा, मैं खुद उस आज प्रोसीडिंग्स के अंदर मौजूद था। अब ये है कि इस प्रोसीडिंग्स के अंदर पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इशू है और गाहे बगाहे इस इशू को उठाया जाता है और इस इशू के अंदर कुछ चीज़ें जेन्युइन हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जैजरेट की गई हैं और उसका चीफ जस्टिस ने भी जिक्र किया है और उसका जो जस्टिस जावेद इकबाल का एक कमीशन है जिसके अंदर तकरीबन 9000 के करीब एप्लीकेशंस आई और 7000 से ज़्यादा जो है उनके फैसले आए या उनके वेयर अबाउट्स का पता चला। अब उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखें तो ये इशू जो है ये किसी लेवल पे अब इसको रिजॉल्व होना चाहिए, चाहे आप इसके अंदर कोई एक रेड लाइन क्रॉस कर दें लॉ की, चाहे आप अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक कर दें, चाहे आप अपनी इंस्टीट्यूशनल मेकिंग के अंदर चले जाएं। और क्या आपका ये जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर आप चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिहाद के नाम के ऊपर मुल्क से बाहर चले गए या रियासत के खिलाफ लड़े, क्या हम उनकी भी डिसअपीयरेंसेस को कहेंगे? या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजाएं होने वाली थी तो वो अदालत से भाग गए। तो ये सारे केसेस जो हैं इनको जेन्युइनली किसी जगह पे जाके अपने सिस्टम को तगड़ा करना चाहिए, इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो जर्नलिस्ट आए, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स आए, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान का आदमी आए और स्टेट आपने बड़ी रहनुमाई की। मैं पंचोता साहब आपकी तरफ आता हूं। काजी साहब बहुत एहसान साहब बड़े अच्छा। पंचोता साहब मैं अब आपकी तरफ आता हूं। हमारी इतलात है, फैसला तो गैब का इल्म मुझे नहीं, हम माजी और हाल से अगले की प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे साहब ने कहा आपके लिए अभी तो आग के दरिया और भी हैं, आपको तो इलेक्शन ही नहीं बादिउल नजर में जो खबरें आ रही हैं लगने देने जा रहा। दूसरा मुझे ये बताएं, आज एक सरबरा उन्होंने कहा शुएब शाहीन साहब ने कि ये प्रेडिक्शन है, वो कहते हैं इसको छोड़ो माजी की बात करो, उनके नाम आपने क्यों लिखे? क्या अदालतों का ये काम नहीं है जो आज जुल्म हो रहा है उसको रोके, माजी को भी करे? क्या मुझे समझ नहीं आ रही कि एक जजमेंट कुछ होती है जब ये साहब ने कहा, अगले जजमेंट कुछ कर देते हैं और आवाम बेचारी रुसवा हो रही है। बिल्कुल जी, बड़ी अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आज रिमार्क्स आए हैं इसने पूरी कौम के अंदर मायूसी फैलाई है। इसने पूरी कौम के अंदर जो लाकानूनियत से
से दो चार है इस वक्त। हर तरफ ये जो एक पुलिस स्टेट बनी हुई है, एक जबर का दौर है, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसका घर चाहते हैं तोड़ देते हैं, जिसका ये जो आप सवाती आजम सवाती का केस आपके सामने है, ये जो रिसेंटली अभी आपके सामने मुजफ्फरगढ़ से स्टोरी आई है, ये आपके सामने है, दस्ती साहब का जो केस है, ये तमाम स्टोरीज, और उस्मान डार की वालदा की जो स्टोरी है वो भी आपके सामने है। ये तमाम ऐसे केस हैं जो हमारे मुआशरे उस निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। अगर इन वाकयात के ऊपर आपको याद होगा, मुख्तारा मई का एक छोटा सा इलाके में एक वाकया हुआ था जिसको हाईलाइट किया गया था और उसको एक मिसाल के तौर पर हर जगह पर कोट किया जाता था। आज की सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हो गया है कि वो जो वाकयात हो चुके हैं और इतने बड़े हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस होती रही है। इमरान रियाज की जो डिसअपेरेंस है, अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके अंदर उसका जिक्र हुआ है, अमेरिका दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर आवाज उठाई गई है, जर्नलिस्ट ने पूरी दुनिया में उसकी आवाज उठाई है। इसी तरह अरशद शरीफ शहीद के ऊपर हर तरफ आवाजें उठती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये इंतहाई अफसोसनाक, बेसिकली भट्टी साहब पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसी रिमार्क्स देंगे तो लोगों का इस निज़ाम के ऊपर से जो थोड़ा बहुत रह गया ट्रस्ट वो भी खत्म हो जाएगा। और अच्छा, आखिरी सवाल जो रिमार्क बेबसी का की तस्वीर बन गए हैं कि लोगों से पूछ रहे हैं कि बताएं कि वो कौन था। सबको पता है कौन था भाई। अब देखें पंचोता कैसा, मैं एक सवाल, पंचोता साहब आप हैं, मोहतरम हाफिज एहसान साहब हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपकी हिफाजत करे, या मैं हूँ। इसका मतलब है हमें कोई आज मार देता है तो आगे से रिमार्क्स आएंगे जो आपसे पहले मरे थे, आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? तो यार आज मरने वालों को तो रोक लो। अच्छा नहीं, ये भट्टी साहब एक मैंने बात पूछ के इजाजत दीजिएगा, टाइम कम है। आप साहब आपसे भी, बल्ले का मामला बड़ा वाइटल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बन के हाफिज साहब चले गए, इसकी कोई प्रेसिडेंट है? हाफिज साहब पहले आप और फिर पंजोता साहब आप। जी हाफिज साहब। देखें, एक तो जो आज की प्रोसीडिंग्स का है उसका जो चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स भी आया है कि हमें अक्रॉस द बोर्ड इस इशू को देखना चाहिए और हमें इस इशू को फॉर एवर रिजॉल्व करना चाहिए, और ये बड़ा हेल्दी साइन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि जिसकी तरफ काजी साहब आपने इशारा किया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्शन है, जो इंट्रा पार्टी है, उसको सेक्शन 209 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसका एक जो डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड था 209(3) के नीचे नहीं दिया गया। और उसकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर अगर ना जाएं तो वो चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसके अंदर लग जाता है। ये एक कन्फ्रंटेशंस के अंदर जो सिलसिला 2021 के अंदर चला बिटवीन द PTI एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका रिजल्ट्स ये निकला कि आज तक पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह नहीं हुआ जिस तरह PTI के साथ हुआ। और वो इसलिए हुआ कि इनका अपना भी स्टैंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कंसीडिंग था। अभी आप इन्होंने 2 दिसंबर के इलेक्शंस करवाए हैं, इन 2 दिसंबर के इलेक्शंस के आगे इन्हें क्या ज़रूरत थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जाके कहना कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो लगा है न्याजुल्लाह न्याजी साहब वो भी ठीक नहीं है, हमारी उमर अयूब की अपॉइंटमेंट भी ठीक नहीं है, और हमारा पहले बंदा जो लगा हुआ है वो भी अभी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम या किसी भी जगह अगर आप जाके खुद ही किसी चीज़ को मान लें और फिर आप उसके बाद ये कहें कि हमें रिलीफ मिले तो उसके चांसेस कम है। और उस सिचुएशंस के अंदर जब आप एक हॉस्टिलिटी एनवायरनमेंट के अंदर इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको लेके आगे चला गया है और ये बिल्कुल इन्हें नहीं जाना चाहिए था। कोई रिव्यू की पार नहीं। आपका देखिएगा जो फैसला आएगा वो पेशावर हाई कोर्ट आप असूली तौर पर डिसमिस करेगा। असूली तौर पर आप ये कह रहे हैं कि मतलब मॉरली प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग तो बात ठीक है, जिस तरह आपने कहा वतन अजीज का जो मारूज है वो वैसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं, मगर जो है कानूनी तौर पर और मॉरली, मैं आप पंजोता साहब वक्त चूंकि कम है मैं चाहूँगा ये फरमाएं कि इन द एब्सेंस ऑफ बल्ला हाउ PTI इज गोइंग टू फेयर। दूसरा ये कि आपको यकीन रिलीफ आपको बल्ले के हवाले से मिलेगा? देखिए जी, बुनियादी तौर पर अगर तो कोई ऐसा एक्शन होता है वो गैर कानूनी एक्शन होगा। बल्ला निशान और एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से डिसॉल्व करने की जो साजिश की जा रही है वो इस तरह मुमकिन ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली आइन के
के तहत, आर्टिकल 17 के तहत बनी है। आर्टिकल 17 के तहत जो रिक्वायरमेंट है उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा और उसके अंदर इस किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी इलेक्शन का जिक्र नहीं है। अब इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से ही बाहर निकालना चाहती है, इलेक्टोरल प्रोसेस से जो उसका बुनियादी तरीन हक है उससे ही बाहर निकालती है, तो वो इटसेल्फ जो भी प्रोविजंस हैं 215 है तो वो तमाम जो है वो इलीगल है, अल्टावाइज है। उसको मैं तो अच्छा पंचौता साहब एक आखिरी सवाल आपसे हाफिज साहब से आए हो रही। पंचौता साहब गुजारिश ये है कि हाफिज साहब ने जैसे कहा कि इलेक्शन कमीशन और बज़ाहिर पीटी आमने सामने थी, मुझे 18 के इलेक्शन याद है, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब कहती थी ये बाजवा साहब ने कराया, खलाई मखलूक ने कराया, ये धांधली है, और 5 हाई कोर्ट के जज साहबान का नाम लेके कहते थे हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन इन सबसे पावरफुल है? सिर्फ पाकिस्तान में इज्जत उसकी है, बाकी हम सबको मार दे। साकिब निसार साहब का नाम लेके धमकियां दी गई, उमर अताब बंदयाल साहब का, आसफ सईद खोसे का, और तारीख बताती है 98 में मुझे नहीं याद आ रहा है किस जमात ने सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकली हमला किया, चलो वो तो उन्हें माफ है। तो ये एक मुल्क में 2 कानून नहीं लग रहे बादी नजर में? देखिए है ही ये 2 कानून, किसी के लिए कोई कानून है, किसी के लिए ऐसा कानून है कि उनके स्क्रूटनी होती ही नहीं है। इस वक्त आपके सामने है कि वो जो केस है अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वहां पे आरओ ने उनके कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिए हुए हैं। तो इसी तरह हर चीज के ऊपर ये जो दो चेहरे हैं, मुख्तलिफ चेहरे, एक के लिए बहुत ही सख्त जो कि आम स्टैंडर्ड से भी ऊपर सख्त होता है, और दूसरा ये होता है कि मेरे ख्याल में पंचौता साहब मैं माफी चाहता हूँ,